Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +1 class for subject of chemistry and this is our 11th lecture. Okay, in last lecture we have discussed about mole concept and we have done numericals on the mole concept. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि जो मोल होता है वो क्या होता है और मोल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो मैंने आपको एक वो सीरीज़ बताई थी, एक लाइन बताई थी जिसमें आपने देखा था, नोट से बनाए होंगे कि जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास, और किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इतना सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब ये कहता है कि भाई उसी से रिलेटेड परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में हमें पढ़ना है कि कोई भी गिवन कंपाउंड है आपको, उसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने के बाद हम फिर आगे क्या पढ़ेंगे कि जो कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो किन किन मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो रिलेट करती है किससे, मोल से। तो आपको मोल से एक बार रिवाइज करने हैं। मोल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, मोल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसका हम बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये +2 क्लास के अंदर फिर से आएंगे, कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये रिलेट करते हैं आपस में मोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उनकी एक्सप्रेशन कैसे है, कैसे कैसे आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये कौन सा है टॉपिक अपना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कि जो किसी भी कंपाउंड उसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालते हो। कोई भी कंपाउंड आपको गिवन कर दिया, जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिया है या सोडियम कार्बोनेट है, उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर आपको हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उस जो एलिमेंट उसके अंदर गिवन है, जितने भी एलिमेंट गिवन है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कैलकुलेट करने पड़ जाएं, या यूरिया के अंदर। ठीक है, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, ये जो होता है वो यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया के अंदर अगर कोई बोल दे कि यूरिया की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो ये चीज़ होती है और ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे आता है, तो वो ये चीज़ वहाँ हेल्प करेगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है किसी भी कंपाउंड की वो क्या होती है। इट मीन्स टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की जो मास परसेंटेज है वो आपको कैलकुलेट करनी है किसी भी कंपाउंड के अंदर, गिवन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास, उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास, क्योंकि कंपाउंड के अंदर ही तो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कंपाउंड के अंदर अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट से ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट का तो मास लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास, की जो टोटल मोलिक्यूल है या जो कंपाउंड है उसका मास कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको कैलकुलेट करनी है किसकी, यूरिया की। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट की आप मास परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी कि एटॉमिक मास तो हमें पता चल जाएगा, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सिंपल से ही एलिमेंट है, इनका हमें सभी का एटॉमिक मास तो पता है। लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका होता है, मोलिक्यूल का, मतलब मोलिक्यूल कौन सा गिवन है आपको, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। तो फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट इज कैलकुलेट मोलिकुलर मास। सबसे पहले हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे किसका, यूरिया का। तो कैसे करते हैं कैलकुलेट, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन है, लेकिन एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है, तो 28 हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑक्सीजन 16 होता है, कार्बन 12 होता है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 28 + 16 + 12 + 4। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करो 6 4 12 16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाता है।
ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 60 आ गया। ओके, मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 60। अब क्या कैलकुलेट करना है कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, 4 ही एलिमेंट हैं। कौन कौन से लिख लो आप, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो हर एक एलिमेंट की आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो अब देखेंगे मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो क्या इसका एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। लेकिन नाइट्रोजन के टोटल एलिमेंट्स हैं कितने, टोटल एटम्स हैं कितने, 2 है। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर 28, कितना हो जाएगा 28। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक नाइट्रोजन का मास तो कितना होता है 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 28 हो जाता है। डिवाइडेड बाई क्या करना है, मोलर मास कितना है तुम्हारे पास 60। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28/60। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का अगर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़े तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन डिवाइड में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास किसका मास परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है। कौन रह गया अब, कार्बन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 में कितना हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ पर 100 तो लगाया ही नहीं हमने, 100 भी आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे जब आप क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इनको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, मास परसेंटेज आ जाएगी। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको किसी भी कंपाउंड का अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका मास परसेंट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मास परसेंट निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपके पास कंपाउंड गिवन है, ओके। तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का निकाला हमने, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एटम्स क्या हैं नाइट्रोजन के 2, ठीक है। और एक नाइट्रोजन पे मास कितना होता है 14, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 क्या है, मोलर मास है, किसका, यूरिया का, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो लेकिन पहले कंसेप्ट करने के बाद लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी है ना बेटा, जैसे मास है, मास के लिए हम मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम के लिए हमारे पास लीटर या ml आ जाता है, टाइम के लिए हमारे पास सेकेंड आ जाता है, टेम्परेचर के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन आ जाता है। इसी प्रकार कोई भी सॉल्यूशन जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, रिलेट करेगा केमिस्ट्री से, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कि कोई भी आपको सॉल्यूशन गिवन है, उस गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट तुमने सॉल्यूट का ऐड किया है, तो वो कंसंट्रेशन होती है। लोअर क्लास में भी आता है 9th क्लास के अंदर कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कि कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर आता है, आप मेन जो टॉपिक रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा, मेन टॉपिक क्या है, formulas to calculate concentration of solution, ठीक है। ये है कि भी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मास परसेंटेज, कौन सा आता है, मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट आता है। मास परसेंट क्या मीनिंग होगा कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी आपको गिवन सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, उस कंपोनेंट का कितना मास है उस गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ओके। तो वो क्या कहलाता है, मास परसेंट कहलाता है। तो मास परसेंट किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है, मास परसेंट क्या हो सकता है, किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है। तो देखेंगे, इसी डेफिनेशन लिखेंगे आप, मास परसेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, मास परसेंट इज द मास ऑफ कंपोनेंट, इज द मास ऑफ component present in given mass of solution, present in given mass of solution, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे आप, 100 कर देंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है और एक क्या है, बी कंपोनेंट है, ओके। एक ए कंपोनेंट है और एक कौन सा है, बी कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स कर देंगे, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। इनमें से कोई सॉल्यूट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि जो ए का मास
है वो कितना है WA, क्योंकि गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। ओके, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, कैपिटल M से। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या है B कंपोनेंट, तो इसका मास कितना हो जाएगा? WB हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, अगर बोल दिया मैंने कि WA एंड WB are the masses of respectively A component and B component, then mass percentage of A component वो क्या होगी? ठीक है, तो देखो if WA and WB are the given mass of components, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिससे मिलकर वो सॉल्यूशन बना हुआ होगा। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? A एंड B रिस्पेक्टिवली लिखेंगे आप इसको। ठीक है, क्योंकि A का जो मास होगा वो कितना होगा? WA, और B का मास जो होगा वो कितना होगा? WB होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका? A का। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपके पास मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A कंपोनेंट का जो मास परसेंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? अब ध्यान से देखेंगे इसको। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A किसके बराबर होगा? मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है कि कोई भी कंपोनेंट हो आपके पास, चाहे वो A है, B है, C है, जो भी है, ठीक है, उसका अलग अलग आपको अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कि WA प्लस में WB, क्योंकि दोनों के मास को जब हम ऐड कर देंगे तभी तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ना। ठीक है, तो गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसका? कंपोनेंट A का, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो मास परसेंटेज होती है इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? W/W होता है, ये V/V होता है और W/V होता है। देखो आपने कई बार लिखा हुआ देखा भी होगा, W/W, V/V और W/V। ठीक है, ये जो चीज़ होती है V/V, ये मेनली लिखी हुई होती है अल्कोहल की जो ड्रिंक्स होती हैं उसके ऊपर। ठीक है, अल्कोहल के ऊपर लिखी होती है, अल्कोहल की जो बोतल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उसके अंदर कितनी अल्कोहल प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ द वाटर के अंदर। ओके, तो दोनों का वॉल्यूम ले लिया क्योंकि दोनों लिक्विड पार्ट हैं। लिक्विड के लिए अगर हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन तो वो क्या कहलाएगी? वेट बाय वेट कहलाएगी, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाएगी। और अगर हम गिवन मास के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वेट बाय वेट कहलाएगी। और अगर वो वॉल्यूम और वेट के केस में है, मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास और वो बनाया गया है सॉलिड को डिसॉल्व करके किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ठीक है, और लिक्विड का जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो हमने ली है वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेट बाय वॉल्यूम। मैं सभी का एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऐसे भी हो सकती है वेट बाय वेट। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या रहेगा बेटा? 10% NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा इसके अकॉर्डिंग कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर? 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। क्या मीनिंग होगा? क्योंकि टोटल सॉल्यूशन तो कितना बनाना है? परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन टोटल कितना बनेगा? 100 ग्राम ही बनेगा। तो 100 ग्राम में से अगर 10 ग्राम क्या हो गया? NaCl, तो वाटर कितना बचा? 90 ग्राम बचा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि 10% NaCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, टू मेक 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, टू मेक 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि तभी तो क्या होगा? वेट बाय वेट होगा। ओके, तो हमने सॉल्यूशन का भी वेट लेना है और जो ये है सोडियम सॉल्यूट है हमें उसका जो कंपोनेंट है उसका भी हमें क्या लेना है? वेट लेना है। तो 10% का मीनिंग क्या है कि 100 में 10 ग्राम क्या डिजोल्व कर रखा है? NaCl। अगर 100 में 10 ग्राम NaCl है तो टोटल जो वेट बनेगा किसका हमारे पास है? वो इसका वाटर का वेट बनेगा वो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? NaCl, और टोटल सोल्यूशन कितना बनाया गया है? 100। ठीक है, अब यहाँ देखो किसके लिए? वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें मैंने बोल दिया आपको कि 10% अल्कोहल, ठीक है, 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो 10 ml होगा किसका? अल्कोहल का, वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर?
100 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, फिर से वही चीज़ आ गई, तो पानी कितना बचेगा 90 ml, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम जो है हमें कैलकुलेट करना है, दोनों के वॉल्यूम के लिए, क्योंकि अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट के अंदर होती है और वाटर भी जो होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। तो अगर इस तरीके से दिया गया कि 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो 10 ml अल्कोहल है उसको डिजोल्व किया गया है 90 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। और किसने क्या बनाया है 10% सॉल्यूशन बनाया है। इज दैट क्लियर? तो इसमें आप क्या लिखोगे 10 ml ऑफ अल्कोहल, 10 ml ऑफ अल्कोहल इन 90 ml ऑफ वाटर, 90 ml ऑफ वाटर। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर पूछें तो वॉल्यूम का केस ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम हम किसकी मेजर करते हैं लिक्विड की, तो अल्कोहल इन वाटर ले लिया आपने, या एसीटोन इन वाटर ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो मतलब किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, इन दोनों को डिजोल्व करके बनाया गया हो। तो 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ही यही है कि 10 ml ऑफ अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है 90 ml ऑफ द लिक्विड के अंदर, और लिक्विड कौन सा ले रखा है वाटर, और किसने क्या बना दिया है 100%, मतलब कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन बना दिया टोटल, ठीक है। अब बात आती है इस पे, ये जो चीज़ है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ये चीज़ है, देखो 10% NaCl सॉल्यूशन, इसी से ही हो जाएगा ये, 10% NaCl सॉल्यूशन है, लेकिन वो कितने कैसे प्रेजेंट है, वेट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है। बेटा हर एक जो चीज़ें होती है ना, आप देखना कि जो दवाई होती है, सिरप जो होती है, कफ सिरप जो होती है छोटे बच्चों के लिए जो आती है, या जो कफ सिरप है यानी कोई भी हो, तो उसमें कई बार वेट बाय वॉल्यूम भी लिखा हुआ होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उनका मीनिंग होता है पर्टिकुलर। वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया तो इसका मतलब पानी इसमें किस में ले रखा होगा, ml के अंदर ले रखा होगा। वॉल्यूम है क्योंकि वॉल्यूम की जो मेजरेबल यूनिट हम जो लेते हैं वो कौन सी होती है, ml के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ml जो होती है छोटी क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 10% NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl जो प्रेजेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट है 90 ml ऑफ द वाटर के अंदर, ठीक है। 90 ml ऑफ वाटर, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं वो 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मास परसेंटेज का ये सारा था कि जो मास परसेंटेज है वो हम किसी भी कंपोनेंट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो W/W में भी हो सकती है, वो V/V में भी हो सकती है, और वो W/V में भी हो सकती है। W/W मतलब दोनों का मास लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है उसका भी मास लेना है और सोल्यूट का भी मास लेना है। यहाँ पर V/V मतलब कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है दोनों के क्या लेने हैं, वॉल्यूम लेने हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा W/V के अंदर सोल्यूट का क्या लेना है, मास, और जो सोलवेंट है उसका क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। जो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है हमारे पास, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन बेटा ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, रेयर अमाउंट होता है, ठीक है। रेयर अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेयर अमाउंट जो होता है सोल्यूट का, ओके, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ppm इंपॉर्टेंट है ये भी, ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसको अगर एब्रीवेट करेंगे तो क्या बनेगा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसमें जो आता है वो क्या आएगा कि जैसे कोई भी कंपोनेंट आपको गिवन है, दो कंपोनेंट गिवन है, उसे आपने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बना लिया तो उसमें क्या होगा कि जो कंपोनेंट आपने ले रखे हैं उसमें जो मान लीजिए कि किसी का भी आपको किसी भी कंपोनेंट का आपको ppm कैलकुलेट करना है, तो उस कंपोनेंट का मास, ओके, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ए। तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको देकर बताऊं कि
सिंपल कोई सप्लाई वाटर होता है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में पानी सप्लाई होता है, उसके अंदर क्लोरीन का अमाउंट भी तो डालते हैं ना, वो क्लोरीन का अमाउंट किस लिए डाला जाता है, ताकि उसके अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो सारे खत्म हो जाए, मतलब कि वाटर को स्टरलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी जो है वो भी स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। क्लोरीन तो बहुत ही अच्छा है कि जो स्टरलाइजेशन में है, जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये बताया आपको कि सप्लाई वाटर है, उसमें मान लिया हमने कि 1000 ml के अंदर, मतलब कि 1000 ग्राम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसमें क्लोरीन का अमाउंट प्रेजेंट है, कितना 3 × 10⁻³ ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट द मास ऑफ क्लोरीन in 1000 ग्राम ऑफ सप्लाई वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सप्लाई वाटर इज 3 × 10⁻³ ग्राम। समझ में आई बात, मतलब जो क्लोरीन का मास है 1000 ग्राम ऑफ सप्लाई वाटर के अंदर, तो कितना है वो 3 × 10⁻³ ग्राम है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, ppm निकालना है, किसका, क्लोरीन का, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन। क्या फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कितना है 3 × 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 1000, क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना गिवन है 1000, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10⁻6, 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये कंप्लीटली जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कैसे कि 10⁻³ है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 है, इसको भी ऊपर ले जाओ तो 10⁻³ हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया सारा कुछ, तो कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 3, ठीक है, 3 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाता है ppm, जो नया है इसके अंदर कि किसी भी कंपोनेंट का आपको पार्ट्स पर मिलियन अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास यहाँ पर डिवाइड में करोगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दोगे 10⁻6, क्योंकि ये हमने यूज़ ही इसीलिए किया है, ये टर्म तभी यूज़ होती है बेटा जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही माइन्यूट होता है, माइनस में वैल्यू है, देखना क्लोरीन की वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करने के लिए कि भाई कैसे पता चले कि एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, तो हमें इसकी वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और 1 मिलियन कितना 10⁻6। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल देख लो आप, जो उसने आपने लिखा था उसमें कि जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज के लिए न्यूमेरिकल देखो आप एक बार, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको। एक मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ जिसमें मास परसेंटेज का कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका क्या रहेगा, देखो क्या है स्टेटमेंट, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना दे रखा है यहाँ पे 11 ग्राम, यहाँ पे लिख लो 11 ग्राम ऑफ, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है आपको 1.1 ग्राम पर ml, ओके, डेंसिटी भी गिवन है, कितनी है डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। ध्यान से सुनेंगे आप, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसका 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा, COH बॉन्ड COH, ठीक है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ओके। ऑक्सैलिक एसिड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना दे रखा है इसने 500 ml, इसके अंदर आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसका ऑक्सैलिक एसिड का। तो फॉर्मूला लगाओगे आप, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड किसके बराबर होगा, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, थोड़ा सा बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन है ये पूरा, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आती है कि मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन कितना है 11, ठीक है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है, इसने क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम का क्या करें हम, ठीक है, इसने क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, एक चीज और हिंट दे रखा है इसने क्या, डेंसिटी,
डेंसिटी भी दे रखी है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml। तो मास किसमें गिवन है? ग्राम के अंदर गिवन है। वॉल्यूम किसमें गिवन है? आपको ml में गिवन है। और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। ओके, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए? मास चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो मास निकालेंगे यहाँ से। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। डेंसिटी कितनी है? 1.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है? 500। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 550 ग्राम। आगे इतना। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 550 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। ओके, 2% हो गया न्यूमेरिकल। डन। तो इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया इसमें कि जो टॉपिक चल रहा था उसके साथ ही हो गया ये, कि जो मास परसेंटेज है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस या फिर जो भी कंपोनेंट है डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज़ होती है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी है। हम मोलैरिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे इसके अंदर। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली लैबोरेटरी के अंदर यही मेथड यूज़ किया जाता है। कौन सा? मोलैरिटी का। कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो कौन सा मेथड लगेगा? और सबसे एक्यूरेट मेथड भी यही माना जाता है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। बेटा मैथमेटिकल पोर्शन है सारा, फॉर्मूले हैं सारे, याद करने हैं आपको। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, समझना भी है और ध्यान भी रखना है, इनको याद भी करना है। याद ना हो तो लिख के देखना 2 से 3 बार। तो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो न्यूमेरिकल आप फटाफट से कर सकते हैं। ओके, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? ये क्या कहते हैं कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर, और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, आपके पास क्या है? जैसे लेबोरेटरी में गए, आप लैब के अंदर गए, स्कूलों में होती है। ठीक है, तो 1 लीटर आपको सॉल्यूशन गिवन किया। ओके, NaCl सॉल्यूशन दे दिया आपको, 1 लीटर सॉल्यूशन दे दिया। उसमें अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि इसके अंदर आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। ठीक है, जिसमें से आपको गिवन भी होगा उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो। मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या बताया जाएगा वहाँ पर? मास बताया जाएगा किसका? सोल्यूट का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? मोलैरिटी का मोल्स ऑफ, डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये देखो पहले एक बार, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो वॉल्यूम है वो किस में होनी चाहिए? लीटर के अंदर। किस में है वो? किसके अंदर होनी चाहिए? लीटर के अंदर। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 करना पड़ेगा। अगर ये ml में गिवन है, ठीक है, या cc में गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर हमने सब्सिडरी यूनिट सीखी थी। ठीक है, तो सब्सिडरी यूनिट के अंदर जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, एक तो लीटर होती है, एक ml होती है और 1 cc होती है। मैंने आपको बताया भी था 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है। तो कभी वॉल्यूम वो आपको इसमें दे सकता है, कभी इसके अंदर दे सकता है। तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻³ इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि ml को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ होता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर के अंदर। अगर वो ml में गिवन है तो ऊपर कितना चला जाएगा? 1000। तो दूसरा फॉर्मूला भी आप यहाँ पर बना के लिख सकते हो, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको ml बना देती हूँ। ठीक है, ml अगर लीटर वॉल्यूम तुम्हारा किस में गिवन है? ml में गिवन है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इट्स द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। ठीक है, अब ये चीज आती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप जानते हो फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो अच्छे से। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। मोलारिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वो ml में गिवन है तो ऊपर कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है कि गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इसके अंदर कि मान लिया जाए इफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in solvent to make 500 ml of solution, 500 ml of solution, ठीक है। then calculate molarity, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, कैपिटल M कैलकुलेट करना है। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो मोलारिटी डिनोट करनी है, कैलकुलेट करनी है हमें, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो आप, फिर उसके अंदर जो गिवन कंडीशंस हैं वो लिखो, ठीक है। गिवन कंडीशंस लिखेंगे पहले यहाँ पर, गिवन कंडीशंस, ठीक है। गिवन कंडीशंस कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, ओके। गिवन कंडीशंस लिखने के बाद फिर फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करके फिर उसको सोल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस इसमें क्या क्या है, देखो क्या क्या है। 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है ना। तो मास दे रखा है ये, और मास हम किसी भी सोल्यूट या सोलवेंट का किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है कौन सा, सोलवेंट, ठीक है। और हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं होमोजीनियस बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो एक सोल्यूट और दूसरा कौन सा है, सोलवेंट। मतलब एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट, और तीसरी चीज़ कोई नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। और बाइनरी समझ में आ गया ये, और होमोजीनियस मतलब कि मिक्स करने के बाद हमें पता ही ना चले कि दोनों में फेज कहाँ है, ओके। तो सोल्यूट के लिए मैं हमेशा 2 यूज़ करूँगी और सोलवेंट के लिए हमेशा मैं 1 यूज़ करूँगी, कोड वर्ड के लिए, ठीक है। कि मतलब सोल्यूट के लिए हमेशा 2 होगा, न्यूमेरिकल्स कहीं आप पजल ना हो जाए, ध्यान से सीखेंगे। सोल्यूट के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, 2, क्योंकि बार बार हम सोल्यूट सोलवेंट लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इनको अब्रिविएट करेंगे, ठीक है। कि भाई सोल्यूट को किसे लिखेंगे 2 से, और सोलवेंट को किसे लिखेंगे 1 से लिखेंगे, और गिवन मास को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। मोलिकुलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो गिवन कंडीशंस क्या क्या आपके पास हैं कि सोल्यूट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रेजेंट है, 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो आपको क्या गिवन है, W2, ठीक है। सोल्यूट है ना ये, सोल्यूट के लिए मैंने अभी बताया आपको क्या यूज़ करेंगे 2, और गिवन मास तो आपको पता ही है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से। तो W2 कितना गिवन है, 20 ग्राम गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी गिवन है आपको, वॉल्यूम कितना है 500 ml, 500 ml ये वॉल्यूम हो गया गिवन। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल M कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो करो अब कैपिटल M मतलब मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर चेंज करो, देखो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि क्या लिखना है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट लिखना है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इसके बराबर होते हैं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सोल्यूट के लिए कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब कि कैपिटल M2, ठीक है। सोल्यूट के लिए तो हमेशा ही 2 यूज़ करोगे, मोलिकुलर मास या मोलर मास के लिए कैपिटल M यूज़ करोगे, गिवन मास के लिए W यूज़ करेंगे, आप भूलेंगे नहीं बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है ही, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या कहाँ पे था, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अगर ये ml में गिवन है तो ऊपर कितना कर दोगे बेटा, 1000, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, क्योंकि ml में ही गिवन है। सोल्व करेंगे अब इसको, तो सोल्व करो इसको। W2 कितना है आपके पास, ये सारी कंडीशंस आपको गिवन है 20 डिवाइडेड बाय, हाँ एक चीज़ रह गई कि मोलिकुलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास की। जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन हैं, जितने भी एटम्स आपको गिवन हैं, उन सभी का एटॉमिक मास का एडिशन, ओके। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना आ जाएगा ये 40,
कितना आ जाता है ये 40। तो एटॉमिक मास कितना, सॉरी मोलिकुलर मास कितना आ गया 40 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना गिवन है 500, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, क्योंकि वो किसके अंदर गिवन था ml के अंदर, तो ऊपर कितना गया 1000। तो इसको सोल्व आउट कर सकते हो आप, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये और इससे ये, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल यहाँ पर 1 मोलर, 1 मोलर। इसकी यूनिट क्या रहेगी 1 मोलर। कंप्लीट लिखने की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोलर, ठीक है। और मेनली ऐसे ही लिखा मिलता है लैब के अंदर, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जो सॉल्यूशंस आपको गिवन होंगे वहाँ पर आपको ऐसे ही गिवन मिलेगा 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन। टाइट्रेशंस करेंगे जब आप, ठीक है, ये +2 क्लास के प्रैक्टिकल्स में है, +1 में भी आ जाता है, टाइट्रेशंस करते हैं तब वहाँ पर आता है कि इतने मोलर सॉल्यूशन बनाना है, इतने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, m/10 बनाना है, n/10 बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो मोलैरिटी जो होगी वो उसकी यूनिट जो होगी वो कौन सी होगी मोलर या फिर मोल पर लीटर। और क्या यूनिट हो सकती है इसकी, मोल पर लीटर भी हो सकती है ना, मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, मोलैरिटी के बारे में। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ बता रही थी मैं आपको कि मोलैरिटी सबसे अच्छी क्या है टेक्निक है क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, मोलैरिटी का है, ठीक है। मोलैरिटी से ही हम सारी कंसंट्रेशन मतलब इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, कैसे, ये टेम्परेचर के प्रति इफेक्ट शो करती है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया या घट गया तो उसकी वजह से जो मोलैरिटी होती है उसके अंदर चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बेटा टेम्परेचर की वजह से कहाँ इफेक्ट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। कहाँ पे इफेक्ट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर को स्पेसिफिक रखना पड़ता है जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट बाद में करेंगे, जब भी लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो होगी, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की जो टर्म है, दैट इज द मोलैलिटी, ठीक है। कौन सी है, मोलैलिटी। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, ये वाली कौन सी थी, मोलैरिटी, और जो अब पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, मोलैलिटी है। R और L का ही डिफरेंस है, लेकिन मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। कौन सी आएगी, मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन केजी में होना चाहिए भाई। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर मैं लिखवा देती हूँ आपको कि जो मोलैलिटी होती है वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फिर से वही चीज, सॉल्यूट के लिए 2 यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्यूट के लिए कितना आ गया 2, डिवाइडेड बाय मोलर मास के लिए हम कैपिटल M का यूज करेंगे और सॉल्यूट के लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट के मास को आप किससे डिनोट करते हो, W से ही तो डिनोट किया जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट के मास को हम W से डिनोट करेंगे, लेकिन 1 यूज करोगे अब यहाँ पर, क्योंकि क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर ये ग्राम में गिवन है तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, ऊपर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला बन के आता है आपके पास, ओके, हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो है हम देख सकते हैं, न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल देखो कि भाई 49 ग्राम, मैंने ये बोल दिया कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व इन, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व इन, किसके अंदर डिजोल्व करेंगे हम, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, टू मेक द सॉल्यूशन, टू मेक द सॉल्यूशन, टू मेक द सॉल्यूशन। कैलकुलेट
मोलैलिटी, स्मॉल एम क्या हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाओ क्या मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू में W1, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, ओके सॉरी 1000, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे हम W2 की वैल्यू पुट करो, आपको पता है 49 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू 49 है ये, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फॉर्मूला कितना होता है H2SO4, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका कितना आ जाएगा 98, ठीक है। मोलर मास कितना आ जाएगा 98, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 100 और ऊपर कितना है 1000, ठीक है। 100 ग्राम के रखा है ना, तो इससे आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से ये चीज़ आ गई, सॉरी हाँ ठीक है, 2 98 हो गया ये, और ये 25 कितना आ गया 5 मोलल, 5 मोलल। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको 5 मोलल, ऐसे भी, ओके। और क्या हो सकती है इसकी यूनिट, और क्या हो सकती है 5 मोल पर केजी, 5 मोल पर केजी, क्योंकि जो सोलवेंट का मास है वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपके पास कि जो मोलैलिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, लेकिन सोलवेंट का मास जो है किसमें होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, तभी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू, दैट इज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का नया फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन, ये भी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बोल दिया बेटा इसने, मोल का फ्रैक्शन। एक्चुअल में जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन किससे बनाया है, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया ना, तो बाइनरी सॉल्यूशन किससे बनाया है, एक सॉल्यूट है और एक क्या है सोलवेंट, एक क्या है सॉल्यूट और एक क्या है सोलवेंट, तभी तो बाइनरी बनेगा, ठीक है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक कौन सा है सोलवेंट। तो सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, सॉल्यूशन ही तो बनेगा ना, ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये चीज़ होगी ना, ठीक है। सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स। अब ये कहता है कि सॉल्यूशन में से हमें अलग अलग फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल का फ्रैक्शन। मान लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करने हैं किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो सॉल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, सॉल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन एक्स से है ना इसकी, तो सॉल्यूट के लिए क्या आ जाएगा x2, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। कि जो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किसके लिए, सॉल्यूट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है 2, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ करूँगी मैं 2 और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम 1, ओके। तो सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो टोटल मोल्स हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और x1 होगा तो ये किसके बराबर होगा, n1, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल इजी है, ठीक है, वेरी इजी। तो आप ये ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूले को कि मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर दोनों का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन x2 क्या फॉर्मूला रहेगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस में n2, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट के लिए x1 n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस में n2। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि होमोजीनियस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। हम यही पढ़ेंगे कि जो x1 प्लस x2 है वो कितना होता है 1 फॉर एनी बाइनरी सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, 1 के बराबर ही आती है। तो अगर तुम्हारे पास x1 की वैल्यू पता है, तुम्हें x2 कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन बाद में करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर, अब नेक्स्ट कौन सा है नॉर्मेलिटी, ठीक है। मैं इसको भी कर देती हूँ, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है, नॉर्मेलिटी,
ठीक है। अब बहुत कम यूज़ की जाने लगी है ये, मतलब मेन कंसंट्रेशन जो करते हैं, कंसंट्रेशन जो यूज़ की जाती है किसके ऊपर है, मोलैरिटी के ऊपर ही है, ठीक है। नॉर्मेलिटी को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। चलो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैपिटल एन। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर, और ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं किसके, सॉल्यूट के। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute is equal to given mass of solute divided by equivalent mass of solute। समझ में आई बात, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो कैसे कैलकुलेट हुए, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन अब ये चीज़ नहीं पता इक्विवेलेंट मास, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ाई नहीं। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बेटा, सोल्यूट तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, एसिड, बेस या सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो सोल्यूट होंगे क्या होंगे, एसिड होगा या बेस होगा या फिर वो सोल्ट ही होगा। तो इक्विवेलेंट मास हम तीनों का ही कैलकुलेट करेंगे, किसका, क्या पता हमें न्यूमेरिकल के अंदर एसिड दे रखा हो, क्या पता हमें बेस दे रखा हो, क्या पता हमें सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट दे रखा हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड वो किसके बराबर होगा, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मोलिकुलर मास तो समझ में आ गया कि कोई भी आपको सोल्यूट गिवन होगा, जो एसिड गिवन होगा, उसका जो मोलिकुलर मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पर, ये क्या है, बेसिसिटी। एसिड के लिए हम बेसिसिटी यूज करेंगे डिवाइड में, बेस के लिए हम एसिडिटी यूज करेंगे, ठीक है। बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एसिडिटी, और एसिड के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, बेसिसिटी। अब देखो किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, कोई भी एसिड है, जैसे मान ली जाएगी HCl दे दिया गया आपको दे दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन दोनों की बेसिसिटी क्या होगी, क्या होती है बेटा बेसिसिटी, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल, ठीक है। कोई भी एसिड जो है वो जितने भी H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेसेबल, ठीक है, डिस्प्लेसेबल, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। बेसिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल बाय एसिड के द्वारा कितने जो वो हैं H पॉजिटिव आयन वो छोड़े जाएंगे, वो क्या कहलाएगी, उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। अब अगर HCl का एग्जांपल लूँ मैं, अगर HCl का एग्जांपल लूँ तो HCl कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। सल्फ्यूरिक एसिड कितने रिलीज करेगा, 2, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो इसी प्रकार इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है किसका, बेस का, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी उसकी एसिडिटी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगी उसकी एसिडिटी आ जाती है, बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब देखो मैं बेस लेती हूँ, मैंने लिया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक लिया मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे ना, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो +2 होता है, हाइड्रोक्साइड जो है -1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा, सोडियम +1 हाइड्रोक्साइड -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, NaOH आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितने OH नेगेटिव आयन देगा, मतलब एसिडिटी क्या होगी इनकी, बेस की एसिडिटी क्या होगी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल। OH नेगेटिव आयन वो कितने डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पर 1 कर रहा है, यहाँ पर कितने करेगा, वो 2 करेगा, तो इसके लिए 1 और इसके लिए कितनी हो जाएगी, इसकी 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। सोल्ट के लिए क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव वैलेंसी हम नीचे ले लेते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्ट डिवाइडेड बाय उसकी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ।
हो गए यहाँ तक? नोट डाउन कर लेंगे आप? यही लिख देती हूँ मैं, देखो इसका सॉल्यूशन ऊपर हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 31.5 ग्राम ऑफ, दूसरे पेन से, calculate the normality of 31.5 gram of hydrated oxalic acid, hydrated oxalic acid, ठीक है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इन हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर डिसॉल्व करनी है आपको? ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेट करनी है क्या? नॉर्मेलिटी किसकी? 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन गिवन है, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन गिवन है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1250 ml। क्या कैलकुलेट करना है आपको? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या है? हाइड्रेटेड आपने वर्ड लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म होती हैं सभी की, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट होता है, पीओपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो हाइड्रेट मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? COH2H2O, ठीक है। तो ये ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसको नॉर्मेलिटी निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। इसका मोलर मास कैलकुलेट करो पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सोल्यूट है ना, सोल्यूट का मास तो गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे हमें ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना डिवाइडेड, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसके लिए हमें मास भी चाहिए इसका, ठीक है। अब देखो ये इसका मोलर मास कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे। कार्बन कितने हैं? 2, तो ठीक है, मल्टीप्लाइड। ऑक्सीजन कितने हैं? और एक ऑक्सीजन का 16 और 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। और वाटर का कितना होता है? 18, ओके। इसको भी प्लस में ऐड कर देंगे हम, 18 2 जा 31.5, ठीक है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हाँ, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड का ही लेना है, ठीक है। ये तो हाइड्रेट हो जाएगा, और इसके अंदर से अगर हम बेसिसिटी पढ़ेंगे, इसकी बेसिसिटी अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा? सिर्फ 2H पॉजिटिव आयन ही तो रिलीज होंगे ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 12 2 जा 24 ऑक्सैलिक एसिड, normality of the 31.5 gram of the hydrated oxalic acid in 1250 ml of the solution। इसको करेंगे सोल्व। कितना आएगा ये आंसर? 90 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 90। लेकिन अभी हमें प्लस में हाइड्रेटेड भी ऐड करना है ना। हाइड्रेटेड कितना, वाटर का कितना होता है? 18, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। तो 36 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 126। कितना आ गया? 126। तो टोटल आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है किसका, क्योंकि बेटा आपसे पूछी हुई है नॉर्मेलिटी किसकी है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड की पूछी हुई है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड तो यही बनेगा। तो टोटल इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? यहाँ तक तो हमने किसका निकाल दिया, ये वाला किसका है? ऑक्सैलिक एसिड का। हाइड्रेटेड फॉर्म मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, तो कितना आ गया? ये 126, ठीक है। इसका मोलर मास आ गया टोटल ये। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब नॉर्मेलिटी निकाल दो इसकी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसके अंदर होनी चाहिए? लीटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, और इक्विवेलेंट मास आपको पता ही है
इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, क्या दे रखा है, ये एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होगा कहाँ से, ये वाले, कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास टोटल कितना है 126। ठीक है, और डिवाइड में क्या करेंगे हम, इसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी कितनी आएगी 2, तो कितनी आ जाएगी ये 63। इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया 63। ठीक है, पुट करो यहाँ पर, कैपिटल N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 31.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 63, तो ये तो क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम कितना है 1250 ml है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ml में गिवन है ना ये, तो ऊपर कितना चला जाएगा 1000। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा ये 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 63 और 2 कितने जाएगा ये 30, 5 पे, यस 31। ठीक है, तो 63 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसको भी सोल्व कर सकते हो आप आगे, मतलब इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, टू बाई 5 तो 0.4 नॉर्मल, कितना आ गया 0.4 नॉर्मल, ये क्या आ गई इसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए फिर से देख लो, न्यूमेरिकल क्या था कि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी थी आपको 31.5 ग्राम ऑफ द हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, और कितने सॉल्यूशन बनाया था 1250 ml सॉल्यूशन बनाया था। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने पहले फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के लिए हमने फॉर्मूला लगाया क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी। तो हमारे पास कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 63, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, गिवन मास हमें गिवन था ही 31.5, और वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, मास कितना था, सॉरी वॉल्यूम कितना था 1250, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 2/5, और उसको जब आप सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.4 नॉर्मल। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 नॉर्मल, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है। यहाँ तक था बेटा ये कि कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कौन कौन से फॉर्मूले रहते हैं, कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, ये लास्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।